अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हाउ इज इट गोइंग? It's going well. कल से आपको पता है मैं एक टर्म पे रिसर्च कर रहा हूँ, पैरानॉइड डिलूजन। वो हुसैन हक्कानी साहब ने कहा था। हाँ, हुसैन हक्कानी साहब ने कहा था। काफी कुछ कहा था वैसे, काफी कुछ कहा था, बट यू नो फिर जरा डीपर इनटू द टर्म गए तो या मामलात कुछ हैं। बड़ा उन्होंने अपना शाहजेब खानजादा के शो पे अपना केस जो है वो बड़ा अच्छा लड़ा, बट एनीवे मोर ऑन दैट लेटर मे बी। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन ये है कि एक वज़ीर आज़म नाअहल हो गए हैं, फारिग हो गए हैं अदालत की तरफ से, और वो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास साहब। क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को, नहीं ये तो कुछ और हो गया है, एक्चुअली यही है हमारी कहानी उनकी वाली। हाँ यही है, यही नहीं, बिल्कुल ये वाली नहीं है। जजों के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने के इल्जाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। ये वजह निकली, और आज़ाद कश्मीर माफ़ी वगैरह भी मांग रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन काम बड़ी गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो भी मुस्तरद कर दी गई, तो वो भी उन्होंने नहीं सुनी। बिकॉज जब सुना दी गई हो एक दफ़ा जो भी करना था, उसके बाद माफ़ी किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गए हैं। अब इन्होंने इतनी अरबों की जो इन्वेस्टमेंट की है पीटीआई पर मुबैना तौर पर, उसका क्या होगा? मुबैना तौर पर ये सेंटोरस वाले हैं ना बेसिकली, आपको पता ही है। ये इनकी एटीएम्स में से एक, जब 2 एटीएम्स अलग हुई ना तो फिर ये एटीएम मंजर यहाँ पर आई थी। बट एनीवे और भी बहुत कुछ हैं इनकी चीज़ें और जायदाद। अदालत ने तनवीर इलियास की, जिस हमने आप बताया कि गैर मशरूत माफ़ी भी मुस्तरद कर दी है। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिदायत जारी कर देंगे। कितना कोई बोझ है उनके ऊपर भी, कितने इलेक्शन होने हैं नाअहली के बाद। सरदार तनवीर इलियास इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और दौरान समाज चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने तनवीर इलियास से कहा कि बतौर वज़ीर आज़म अदालतों की मावनत करना आपकी जिम्मेदारी थी। आपको अदलिया से कोई गिला था, कोई मामला है तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? तो ये सवाल उनसे किया गया बेसिकली। चीफ जस्टिस ने तनवीर इलियास से मुखातिब होकर कहा कि आप असेंबली में जो बात करते रहे हैं इस पर भी अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आपने जो कुछ कहा ये बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने तनवीर इलियास को नोटिस दिया कि 2 हफ्ते के अंदर तहरीरी जवाब देने का हुक्म जारी किया। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली पर फवाद चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान का, अदालती फ़ैसलों का एहतराम ज़रूरी है। अदालती निज़ाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से माफ़ी मांगे, उम्मीद है ने माफ़ी मांगी, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलेगा। खैर फवाद चौधरी तो आपको पता ही है और भी बहुत कुछ कहते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक हिम सीरियसली यू कैन, बट इस मामले पर खैर किसी और वज़ीर आज़म के मामले पर उनके क्या ख्यालात थे या हैं, उनका इजहार उन्होंने कुछ यूँ किया था। यूं तो किया था, लेकिन क्या हम कुछ दिखा रहे हैं या नहीं? बिकॉज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। यूं किया था तो दिखाएं ना, यूं से यूं ही होता है। ओके सॉरी। हमारा जो आइन है ना, उसके अंदर बाइकॉट, हुकूमत का ना मानना, ये कॉन्सेप्ट हमारे आइन के लिए अजनबी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कोई उसको कहे कि मैं नहीं मानता। और अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह से 2 वज़ीर आज़म पहले घर गए हैं, तीसरा जो है वो आजकल में घर चला जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? बस पेश गोई सही की थी इन्होंने, प्रेडिक्शन जो थी ना, 2 वज़ीर आज़म जैसे पहले घर गए हैं, तीसरा भी चला जाएगा, ये तीसरे अब चले गए हैं। अब शायद अपने आप अब ना कुछ कहें, क्योंकि लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो होता चला जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से। तीसरा तो हो गया, अब आप अपनी गिनती 3 के बाद से शुरू कीजिएगा, ठीक? और अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी हमारे साथ हैं। आरिफ, आपके पास बहुत डिटेल्स हैं वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म नाअहल हुए हैं, बताइएगा। आज तो बहुत हंगामा खेज सूरत हाल रही, और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी सहाफ़ी कैरियर में ये बड़ा अजीबोगरीब सा वाक़या था कि एकदम से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो बहुत यानी हेलीकॉप्टर पे पहुँचे बड़े शान शौकत के साथ, और ऑल ऑफ सडन जब अदालत में पहुँचे तो अदालत ने जब उनसे सवालात किए तो उन सवालात के उनके पास जवाब नहीं थे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक किसी वज़ीर आज़म को तो उन्हें अदालत में जो है वो उनके अहदे से फारिग किया गया। आज जितने भी सवालात का अदालत में किए गए, किसी सवाल का बाकायदा तनवीर इलियास के पास जवाब नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने उनके जो वीडियो क्लिप्स थे मुख्तलिफ तकारीर के वो दिखाए, और फिर उनसे पूछा कि ये आप ही हैं? उस पर उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं हूँ,
फिर उन्होंने कहा ये जो आप बातें कर रहे हैं ये आप ही कर रहे हैं। तो अच्छी तरह उन्होंने हमसे तस्दीक करके फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की, और इसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है उन्होंने भी इनको तलब कर रखा था। तो अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप जाएं पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो पेशी है उसको भुगतें और उसके बाद फिर आप वापस आएँ। फिर तनवीर इलियास जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ ये मामला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के यानी कोई समाअत नहीं हुई उस वक्त सिर्फ एक प्यादा आया, उसने कहा जी आप 2:30 बजे तशरीफ ले आए, उसके बाद अदालत लगेगी। फिर वापस आए तनवीर इलियास हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट सारी बैठी, फिर उन्होंने बाकायदा पढ़ के सुनाया, ऑर्डर सुनाया कि आप तौहीन अदालत के मर्तकब हुए, जिसको आपने तस्लीम कर लिया, लिहाजा इस तौहीन अदालत के पादाश में हम आपको वो तौहीन अदालत की सजा देते हैं, और ये सजा अदालत के बर्खास्त होने तक जो है वो कायम रहेगी। और आईनी लिहाज से जब कोई शख्स सजा याफ्ता हो जाता है वो फिर उस ओहदे के किसी भी ओहदे का नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे का क्या सियासी मंजरनामा आप बनता हुआ आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं? जो इनके सरदार साहब के करीबी रफ़का, जो इनके एडवाइज़र या मुशीर थे, जो इनके दरबार के या इनकी मिनिस्ट्री, इनके नौरतन जो थे, क्या वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा फैसला आ सकता है, या फिर ये सबके लिए सरप्राइज है आज़ाद कश्मीर में? दरअसल मैं उतना बड़ा कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी की थोड़ी सी जो हिस्ट्री को मैं देखता हूँ, तो उस हिसाब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ अगर कोई साहिब राय, कोई साहिब अकल आदमी होते तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मामला नहीं था, इसे बड़ी आसानी के साथ ये निकाल सकते थे इस केस से खुद को, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें, हम इसका। तो पीटीआई की ओवरऑल पोजीशन अब इस फैसले के बाद भी और ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू मंथ्स क्या कमजोर हुई है आज़ाद कश्मीर में? देखिए, प्रैक्टिकली पीटीआई यहाँ पे बाकायदा कोई जमात रही नहीं है। पीटीआई जो है मुख्तलिफ जमातों से तोड़ के एक पार्टी बनाई गई थी, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बनाई गई थी, और मुझे लगता है कि जो सब की सूरत हाल बन रही है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शायद आ जाए और पीपल्स पार्टी लेट यहाँ पे हुकूमत बन जाए, क्योंकि अददी लिहाज से भी पीपल्स पार्टी के अदद जो है वो काफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ खड़ी है। और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर कहने को तो पीटीआई के 31-32 मेंबरान हैं, लेकिन अब वो 3 लोगों ने तो पहले भी इस्तीफे के लिए वो तैयार थे। फिर उनके अंदर जो यानी तहसील सुल्तान महमूद चौधरी साहब का और इनका आपस में जो इख्तिलाफ चल रहा था, इसी तरह स्पीकर असम्बली जो है उनका इनके साथ जो इख्तिलाफ चल रहा था, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो सेशन है मुसलसल वो जारी रखे हुए हैं। सिर्फ उनको ये खौफ था कि कहीं ये एकदम से असम्बली को डिसॉल्व ना कर दें। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि पीटीआई यहाँ पे अपनी दोबारा हुकूमत बना सकेगी। मुझे लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत है वो यहाँ बन जाए, जिसको फेडरेशन की अब जो 2 इकाइयाँ थीं उनमें से एक में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रह जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अब उनके वज़ीर आज़म के नाअहल होने के बाद ऐसा इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कराने में कामयाब होगी, क्योंकि पहले ही तितर बितर हो रहे हैं पार्टी के मेंबरान और सूरत हाल वहाँ अच्छी नहीं है। अच्छा, अब फवाद चौधरी लगता है हमारा शो ही देख रहे थे, क्योंकि पहले हमने उनका जिक्र किया था, तो अब उन्होंने फिर से वज़ीर आज़म का जिक्र करते हुए बहुत कुछ कहा। अगर तुम्हारे पास लाइव है तो हम दिखा सकते हैं। नहीं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल किया गया है। और क्या हुआ है? और कहा है, उनका कहना है कि आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे और कानून सबके लिए बराबर है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी इससे सबक सीखना चाहिए, ये उनका कहना था। तौहीन अदालत के मामले में तो ऑब्वियसली किसी को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि फवाद चौधरी भी जब बोलने पे आते हैं तो बहुत कुछ कह जाते हैं, तो कभी इनकी भी पकड़ हो सकती है तौहीन अदालत। मेरा ख्याल है ये सीख चुके हैं, वैसे ये काफ़ी मेलो हो जाते होते हैं, जहाँ इनको पता होता है कि इनकी पकड़ हो जाएगी, जहाँ नहीं तो वहाँ तो बहुत कुछ बोल देते हैं। खैर, ये इनके लेटेस्ट कमेंट्स हैं, जिसमें इन्होंने एक दफ़ा एडवाइस ही कह लें आप किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी इससे सबक सीखना चाहिए। अब ये तो कौन सबक सीखता है आजकल किससे? मतलब बच्चे नहीं आजकल तो सबक सीख रहे।
Nobody, sadly. कौन नसीहत पकड़ रहा है? लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ना है हमने। हाँ, और कुछ बिल्कुल अपने मौजूदा सेटअप की ज़रा बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। पैसे वैसे तो गए नहीं। साथ ही हुकूमत को कल तक की मोहलत थी। 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का पाबंद था। कल कौमी असम्बली में इलेक्शन फंड्स का बिल पेश कर तो दिया गया, लेकिन इसहाक डार समेत दीगर वज़रा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे कि इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए। अब इस बिल का क्या बनेगा, जुमेरात को इजलास में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आज पंजाब में इलेक्शन फंड्स से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सफ़े का जवाब जमा करा दिया है, जिसमें बता दिया गया है कि 21 अरब रुपए ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार देने का कहा है, और मांगे काफ़ी ज़्यादा थे उन्होंने वैसे। हाँ, 3 लाख। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है, और हुकूमत पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने आज भी हुकूमत का मौक़िफ़ दोहराया कि इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए। 2023 के इंतखाबात इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। उनमें सब सियासी जमातों को बराबरी का मौका मिले और एक ऐसा इंतखाब हो जिसमें सही मानों में अवाम की राय से ही मरकज़ में और चारों सूबों में हुकूमतें कायम। अगर आम इंतखाबात से पहले मुल्क के 55% आबादी वाले सूबे पंजाब में सूबाई इंतखाबात हो जाते हैं, तो उससे पूरे आम इंतखाबात का जो मामला है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। अच्छा जी, अदालती फैसला ना मानने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बन सकता है, और ऑब्वियसली जिस तरह के हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि आज ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ का दावा है अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पूरी काबीना घर जाएगी। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है, और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। भाई, क्या काबीना और वज़ीर आज़म तैयार हैं फवाद चौधरी के बकौल नाअहल होने के लिए? हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ले लेते हैं, बिकॉज़ ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसको मुस्लिम लीग नून ही लीड कर रही है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया तलाल साहब। अब हुकूमत ने ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को रकम अदा नहीं किए, कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करा दी है। ये अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी ही है अपेरेंटली। अब तहरीक इंसाफ भी यही समझती है। इस पर क्या आप लोग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? इतना रिस्क लेना ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि ये वो क्या कहते हैं, जो पीटीआई है ये उसकी मर्जी तो नहीं चलेगी, कानून और आइन की मर्जी चलेगी। और वो दौर चला गया जब पीटीआई के कहने पर फैसले हुआ करते थे और अदारे जो हैं वो अपना काम करने की बजाय अदालतों को कंट्रोल किया करते थे। अब इस तरह का मामला नहीं है, और ये मामला इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट का इस्तेकाक है बजट पास करना, बजट के मामले पे फैसला करना। इसमें ना कोई प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कुछ कर सकती है, वो बेबस है। कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर वही फैसला कर सकते हैं जो कि पार्लियामेंट करे। और कौमी असेंबली का ये इस्तेकाक है कि मनी बिल या पैसों के बारे में किसको कितने देने हैं, नहीं देने, दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते, उसका फैसला कौमी असेंबली करती है। सो कौमी असेंबली के पास मामला है, या तो फिर सारी कौमी असेंबली फारिग कर दें और ये कह दें कि ये पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है इस पाकिस्तान को, बल्कि हर काम जो है वो दूसरे अदारे करेंगे और पार्लियामेंट को घर भेज दे पूरी की पूरी को। तो ये हो नहीं सकता। ये एक ख्वाहिश जरूर है पीटीआई की, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और अब तो होगी ही नहीं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, फिर करना क्या है? क्योंकि हुकूमत के इक़दामात हों या सेनेट या कौमी असेंबली वगैरह की कार्रवाइयाँ और करारदादें, ये नीयत ही नज़र नहीं आ रही। देयर इज़ नो इंटेंशन कि आप लोग चाहते हैं कि पंजाब के इलेक्शन 14 मई को ही हो। तो क्या आपकी नज़र में अब ये मुमकिन भी है कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, 14 मई का इलेक्शन जो है
अगर वो इलेक्शन होता तो वो एक ऐसा पाकिस्तान में इलेक्शन होता जो इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर देता कि आने वाले तमाम टाइम पर एक पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहता है और पाकिस्तान में फैसले सिर्फ फिर पंजाब किया करता। जो पंजाब का रिजल्ट होता वही पाकिस्तान का रिजल्ट होता, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा है, आधे पाकिस्तान से बड़ा पंजाब है। सो ये तो नाइंसाफी है छोटे सूबों के साथ। और दूसरी बात ये है, आइन में ये नहीं क्या दिया कि जब इलेक्शंस होंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट्स होंगी। तो अगर जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा और बाकी सूबों का इलेक्शन होगा तो उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट्स कहां से आएंगी? सो मेरा ख्याल है एक ही वक्त में इलेक्शन जो है ये बड़ी अच्छी राय है। ये एक आइन और कानून में भी यही लिखा है और पार्लियामेंट अगर कह रही है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात पे अमल करना चाहिए, ना कि उसकी बात को रद्द करके पाकिस्तान को 2017 की तरह एक दफा और किसी गड्ढे में फेंक देना चाहिए। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि आज नहीं तो कल इंतखाबात तो होंगे ही ना, और आप लोगों को हिस्सा भी लेना पड़ेगा, और सर्टनली मियाँ साहब को शायद उसके लिए ज़रूरी भी हो वापस आना, तो आ जाएंगे वापस? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आने को बिल्कुल तैयार है। कब और किस वक्त वो आएंगे उसका फैसला पार्टी करेगी, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और उनकी जो आमद है वो एक बहुत बड़ा सियासी इवेंट होगी। हमारी पार्टी फैसला करेगी कि कौन सा वक्त मुनासिब है, और यकीनन वो अगले इलेक्शन से पहले और अगले इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान की तो सियासत ही नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत में भी नवाज शरीफ भी पाकिस्तान की सियासत को लीड करेंगे। ये जहन से कोई निकाल दे कि अब जोर जबरदस्ती या नाइंसाफी से उनको मुल्क से बाहर या सियासत से बाहर रखा जा सकता है। वैसे एक आइडिया है, थैंक यू सो मच तलाल चौधरी साहब के, मतलब नवाज शरीफ साहब ये सऊदी अरब कतर ये तो नज़दीकी अब मुल्क बिल्कुल इधर ही आ गए हैं, 3-4 घंटे की तो फ्लाइट है, तो आ सकते हैं, इतनी दूर से भी आना नहीं होगा, मतलब यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ भी आ ही सकते हैं। आ तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लीगल मामलात हैं एक्चुअली। मेरा ख्याल है जब तक उनकी एश्योरेंसेस नहीं मिलेंगी उन्हें, या जब तक वो उन्हें नहीं लगेगा कि सेटल होंगे, तो वो नहीं आएंगे अपेरेंटली। वैसे लाइफ होनी चाहिए इस किस्म की। ये आपको पता है मेरे लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ आपके उससे होना कि पहले ये ठीक कर लें तो वो ठीक हो जाए, एनवायरनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। बात होती है, एक बात बताऊँ, यही लोग थे, यही लोग थे जब ये चाह रहे थे कुछ भी ठीक होना, तो जो भी ये चाहते थे ठीक होना वो इनके खिलाफ किया जाता था। ठीक है, तो एनीथिंग दैट दे वुड वांट के ऐसे हो जाए वो खिलाफ होता था, और ऑब्वियसली उस वक्त इमरान खान साहब सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, वो जो चाहते थे वो हो जाता था। जिनके फेवर में अब विंड्स ऑफ चेंज चल रही होती हैं वो तो बहुत फायदा उठाते हैं। तो हम जैसे जो आम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं होता, जो हालात हैं उसी में जियो। उनके लिए बस नेपरा के नोटिफिकेशन ही आते हैं कि बिजली 3 रुपए बढ़ गई, फी यूनिट तो 5 रुपए बढ़ गई। मतलब पिछले महीने एसी नहीं चले और गैस नहीं आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स गैस तो हम कराची वाले भूल चुके हैं, हमें क्या है वो हमारी सुई सर्दिन SNGPL है, SSCG, SSCG व्हाटएवर इट इज, अब तो हम नाम भी नहीं पता हमें। SSGC FMCG तो वो होती है जिसके घर गैस ना आ रही और बहुत उसको क्या लेना देना, उसको क्या लेना देना कि क्या नाम पता कि ये कौन सी कंपनी है। और ये पोर्टल भी मैंने ऐप भी डाउनलोड की हुई थी, उसमें हर रोज मैं कंप्लेंट भी दर्ज कराता था, उसका भी कोई हल नहीं है। और वो भी अब पुरानी बातें हो गई कि भाई कराची में एंड के इलाकों में, भाई शुरू के कौन से इलाकों में गैस आ रही है, कहीं सेंटर के इलाके हैं जहाँ गैस आ रही है, और अगर लोगों ने प्रेशर पंप लगाए हुए हैं तो ये मेरा काम है कि मैं जाके कार्रवाई करूंगा। वो भी जमाना था ना जब लोगों ने अपने जनरेटर CNG और ये गैस पे चलाए थे, वो भी तो बंद कराया था ना किसी तरह घरों से, वो भी तो जुर्माने डाल के छापे मार के बंद कराया था। तो अब ये प्रेशर पंप भी बंद कराना आप ही का काम है ना, ये मैं तवक्को करूं या आप दुआ करेंगे कि प्रेशर पंप खुद ही लोग इस्तेमाल करना छोड़ दें तो बाकी शहर में गैस आ जाए? कमाल ना है लिए वैसे कुछ नहीं होने वाला, मैं इधर जीतते रहेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं और तब चढ़ाती हूँ आपको, क्योंकि क्या क्या हो रहा है आपको बताएं कि लूट मार, ब्लैकमेलिंग और काले धन का बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। गैर कानूनी उधार एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर सार्फिन के गले का फंदा बन रही हैं। मुकम्मल कर्ज अदा करने के बाद भी उधार एप्लीकेशंस के नुमाइंदे जो हैं वो सार्फिन की फोटो गैलरीज और ज़ाती मालूमात पब्लिक करने की धमकियां देते रहे। ये क्यों कर रहे हैं? मुताल्लिका इदारों की कार्रवाई के बावजूद उधार एप्लीकेशंस का फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। पता है क्या मुझे लगा? बिल्कुल उधार एप्लीकेशन क्या एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिससे आप उधार पैसे ले सकते हैं।
दिस इज़ माइंड बॉगलिंग। मुझे ये सारा मामला देख के ना एग्जैक्ट का जाली डिग्री केस याद आ गया कि जिस तरह वो पैसे लेकर डिग्री देने के बावजूद भी सारी उम्र उस शख्स को ब्लैकमेल करते थे कि हम तेरे बॉस को बताएंगे, तुम्हारी कंपनी में ईमेल करेंगे कि तुम्हारी डिग्री जाली है। एग्जैक्ट उन्हीं लाइंस पर ये लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बट उन तक दिस इज इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है? पॉन्जी स्कीम बेसिकली। ये तो किसी को फंसा लेने वाली बात है। बेसिकली हैक कर रहे हैं ना फोन। एब्सोल्युटली। मतलब इतना तो खैर शऊर किसी में होना चाहिए कि प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों से आप उधार, और ये डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी और बड़ा आसानी से आपके फ़ोन पे हो रहा है। जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेट आपकी ज़िंदगी कर रहा है। दूसरा ये एक दुआ इतनी वैसे कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि एक आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उससे आप पैसे ले रहे हैं, उधार मिल भी रहे हैं आपको, तो ये मतलब नहीं, इतनी कॉमन सेंस नहीं है ना लोगों में, और खास तौर पे जब तो वो मजबूरी आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मतलब आपका रिश्तेदार अगर आपको पैसे नहीं दे रहा या आपका दोस्त आपको पैसे नहीं दे रहा, तो ये क्यों दे रहा है? इसके पीछे कोई तो है ना मामला। लिहाजा थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड, थोड़ी सी पता कर लिया करें कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, और साथ ऑब्वियसली दुआ भी करें कि किसी को इस तरह उधार लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। मतलब क्योंकि ये वाले जो अमल है ना, ये बहुत डेस्परेट मूव्स हैं अब्दुल्ला। जब कहीं से और कुछ ना मिल रहा हो तो फिर आप इधर जाके फंसते हैं। ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि यहाँ कोई फंसे, लेकिन देयर यू गो। और इसकी तो टोटल तहकीकात होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट करने के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि इसको रिपोर्ट करें, करें, अच्छी बात है। और एफआईए को जाके डू इट, स्टेप इन करना चाहिए अब तो इस मामले में। 100% धमकियां दे रहे हैं ये तो। कोई शख्स खुदकुशी कर सकता है जेन्युइनली अगर मजबूर हो तो। इनके इस बिहेवियर और इनकी धमकी आमेज रवैये की वजह से। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। आपको पता है पंजाब में फ्री आटा तकसीम का सिलसिला जारी है। 25 रमज़ानुल मुबारक तक ये मामला चलता रहेगा, जिससे लाखों लोग अब तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और फैसलाबाद में इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जहाँ मुस्तहिक़ अफराद में ये आटे के थैले तकसीम कर रहे हैं। जिनकी माहाना आमदनी हुआ 60,000 से कम है ना, वो तमाम लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल हैं एक्चुअली। और महीने में गालिबन 3 थैले लिए जा सकते हैं। आई होप कि इन्होंने अब प्रॉपर अब तो सिस्टमैटिक हो गया है। बीच में 1-2 दिन ऐसे केओस आया था और सर्टनली लोगों की जान भी गई है, लेकिन अब ये सिस्टम चल पड़ा है। शुरू में ये हुआ था कि इन्होंने ना नादरा से सारा सिस्टम जोड़ दिया था बिस्प के बजाय। सो अब वो दोबारा से बिस्प को इंक्लूड करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा को इस्तेमाल करके अब वहाँ से चीज़ों को मॉनिटर रेगुलेट किया जा रहा है। बट येस, वो जो शुरू के केओटिक दिन थे, दोज़ आर ओवर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा मौजूद हैं, और पंजाब में मौजूद हैं फैसलाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वहाँ ये लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अवामी शिकायत के अजाले के लिए बताया गया है कि एक सेंटर भी कायम किया गया है, और आटा तकसीम के मरकज़ का वज़ीर आज़म इस वक्त दौरा कर रहे हैं। अच्छा, वादा किया था और हुआ भी, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में मुफ्त आटा जो है अभी तक बांटा नहीं गया। आपको पता है ना कि पंजाब में तो बहुत जगहों पे हमने दिखाया भी है आपको। और ये 25 रमज़ान तक है। जुमे के रोज़ बाय द वे आप कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जुमे के रोज़ छुट्टी होती है, ये सेंटर्स बंद होते हैं। सो यस, 25 रमज़ान मुबारक। आज वैसे ही 21वीं शब है, चंद ही दिन रह गए हैं। सो इस सहूलत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन केस आपने नहीं उठाया, अगर आपकी माहाना आमदनी 60,000 रुपये से कम है, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल। अच्छा, ये ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत से हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की ये स्कीम है। हाउएवर, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खुद वादा किया था कि ये प्रोग्राम सिंध और बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ही होगा, सिंध और बलूचिस्तान में भी होगा, लेकिन वहाँ अभी तक कोई इसकी हमें इतला नहीं मिली कि वहाँ मुफ्त आटा जो है वो बांटा गया। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सिंध हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है आटे पे मुस्तहिक लोगों को वो दे रही है, लेकिन ये फ्री आटे वाला मामला की बात हो रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी था। सो क्यों ये सिर्फ अभी तक 2 सूबों तक ही मामला महदूद है? पंजाब में मेजरली, केपी में बहुत कम, बलूचिस्तान और सिंध में तो बांटा ही नहीं गया। हाँ, सो बलूचिस्तान और सिंध में नहीं बांटा गया। और उस दिन कौन था हमारे साथ? मेरा ख्याल है देयर वाज समबडी हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस स्कीम। उन्होंने कहा था कि हम जल्द शुरू करेंगे। हाँ, वो जल्द कब आएगा? अब्दुल्ला, ये हम बात कुछ दिन पहले, बिल्कुल हम कुछ दिन पहले ये बात कर चुके हैं। देखिए, बात यही है कि उसके बाद चूंकि सारा आटा मुफ्त जो है पंजाब में ही बांटा जा रहा है, तो पीपल विल से कि ये बिल्कुल इलेक्शंस की कोई कैंपेनिंग लग रही है। पीपल वुड बी राइट टू से दैट, क्योंकि जब वादा पूरे मुल्क का है, बाकी सूबों का भी है,
है। केपी में भी बिल्कुल एक थोड़ा सा नाम पूरा करने के लिए आपने दे दिया, बाकी एवरीथिंग इन पंजाब, नथिंग इन सिंध एंड बलूचिस्तान। So far. तो फिर तो ये 100% कैंपेनिंग ही है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के तो कितने बुरे हालात हैं। एंड कैन वी जस्ट रिमाइंड एवरीबॉडी कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही बलूचिस्तान और सिंध में आई है सैलाब की वजह से। सबसे ज्यादा तबाही सैलाब की वजह से बलूचिस्तान और सिंध में आई, और अभी सर्दी ने जो तबाही मचाई थी वो एक और तबाही थी, सर्दी की तबाही बलूचिस्तान में, जहां लोगों की जिंदगी अजीरन हुई भी थी क्योंकि दे वर नॉट यूज्ड टू, और सर्दी की एकदम लहर आई थी जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी उनका दरहम बरहम हो गया था। गैस वगैरह के आपको पता ही है मसाइल तो और हैं, तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। These are things that we have seen around us. So we are going to take this opportunity and a gentle reminder to Prime Minister शहबाज शरीफ कि आप वज़ीर आज़म हैं पूरे मुल्क के, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान भी आता है, तो लिहाजा प्लीज़ उधर भी ज़रा रुख करें। और अगर 25 तक का वादा था, 25 रमज़ान तक का, तो ज़्यादा दिन कोई ख़ास रहे नहीं है, बिकॉज ये स्कीम बड़ी सक्सेसफुली हम पंजाब में ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें अपडेट्स मिल रही होती हैं, सम इन केपी एज वेल, बट एब्सोल्युटली नथिंग इन बलूचिस्तान जो कि मोस्ट डिजर्विंग है, एंड सिंध एज वेल। वज़ीर आज़म ने गालिबन क्या देख ही रहे हैं आप, क्या कुछ लोगों से मुलाकात भी की है जो वहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में इन मराकज़ का, सेंटर्स का रुख करती हैं। ID कार्ड के थ्रू एक प्रोसेस होता है जिसके बाद आपको मुफ्त आटे का थैला दे दिया जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा मौजूद हैं, दीगर जो इंतज़ामिया के अफराद हैं, सीनियर अफसरान हैं, वी कैन सी देम एज़ वेल। होपफुली अब लोगों को मुश्किल नहीं आ रही होगी। शुरू में जो लोगों को मुश्किलात आई हैं इन मराकज़ पर, और इस यहाँ पर भीड़ की वजह से और कतारें ना होने की वजह से, और एक देखिए हम इंतज़ामिया को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इंतज़ामिया मुझे लगता है, आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि इन मामलात को डील कर रहे हैं, जो CSS करके अफसर लग गए ना, वो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे से लाइनें बनवा रहे होते थे खुद खड़े होके, लेकिन नहीं मैनेज होता था बिकॉज इतनी भीड़ होती थी। और एक थोड़ा सा एजुकेट करने की भी हमारे लोगों को बचपन से ही ज़रूरत है। अब तो हम क्या बात करें कि हमने लाइन नहीं बनानी होती। थोड़ी सी वैसे हमारी थोड़ी सी नहीं है, हमारी रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये कोई माने या ना माने, मतलब जो हम जहालत है ना, और ख़ास तौर पे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस ही नहीं देना कि एजुकेशन कैन गेट यू आउट ऑफ योर मिजरी एंड टेक यू नो गिव यू अपॉर्चुनिटीज, ये लोग नहीं लाइन बनाने वाले, जो लाइन बनाने वाला मामला है ना, इसका एजुकेशन से सर्टन कुछ ताल्लुक होता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कितने ही सबसे पहले तो आप जब स्कूल जाएंगे तो वहीं लाइनें बनाना, कितने ही पढ़े लिखे लोग हमने बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े इंटरनेशनल फूड चेन आउटलेट्स के बाहर लाइनें तोड़ते हुए या लाइनें क्रॉस करते हुए या बदतमीजियाँ करते हुए देखे हैं। सो हम अपने आप में ना सब अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ट्रेजेडी ये है, मसला ये है, हमें लगता है कि हमारी तौहीन हो रही है अगर हम 5 मिनट इंतज़ार कर लेंगे और हमारे से आगे वाला बंदा और तमीज़ तरीके से चल लेंगे। हम सबको ना घरों में तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है एट द सेम टाइम। तो वो यस, तरबियत की एक्चुअली थोड़ी सी कमी है। ओके, द अदर डे मैं स्क्रॉल कर रही थी ऑनलाइन और मैंने ऑन टिकटॉक मैंने ऐसी जलेबी, मेकिंग ऑफ जलेबी देखी। आपको पता है माय लव फॉर जलेबी, मैंने कभी इतनी पतली जलेबी नहीं देखी थी, और वो इंस्ट्रूमेंट भी कोई और ही मशीनरी थी जिससे बन रहा था। तो जल्दी से जी हमने डिप्लॉय किया अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को फैसलाबाद में कि ढूंढो ये जलेबी कहाँ बन रही है, और उन्होंने ये हम भी देख के हैरान रह गए थे, एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। नॉट हैव सीन दिस बिफोर, लेकिन हमने डिस्कवर वैसे टिकटॉक पे किया था। हमाद अहमद हमें दिखा रहे हैं। एक किलो में तो बहुत चढ़ेगी, मतलब आपको पता ही है इतनी को वजन नहीं होती। मेरा दिल चाहता है मैं किसी से नाराज हो जाऊं। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं नाराज होने लगी। पता है क्या, वैसे मैंने ये जलेबी खानी। एक होता है खाना खा के मजा आना, एक होता है खाना देख के भी मजा आना। सो ये वो जलेबी है कि जो देख के भी आपको लुत्फ आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मजे की, बहुत अच्छी है, ये पतली पतली क्रिस्पी होगी, और मेरा मतलब, और भाई पूरे नंबर उस बंदे को जिसने मशीन ईजाद की है। हाँ, बिकॉज सारा कमाल टू बी ऑनेस्ट मशीन का है, क्योंकि वो चीज़ तो वही डाली जा रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से है। इट्स सो थिन एंड I shouldn't say that. Can I say that? क्या? रोज़े में ये कह सकते हैं कि I can almost taste it? हाँ, मतलब मुंह में पानी आ रहा है इनके।
ठीक है, इतना चलेगा। बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अभी हम एक हीरो से आपको मिलवाना चाहते हैं। अपने वालिद ख्वाब पूरा करने के लिए बेटी ने आबाई शहर छोड़ दिया और वालिद के पास कराची आ गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में नाम पैदा करने के लिए इतनी मेहनत की कि नेशनल चैंपियन बन गई। कौमी विमेन चैंपियन शगुफ्ता आसिफ मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं, कौन सी मुश्किलात इनकी मंजिल में हायल हैं, ये सब हम आपको बताना चाहते हैं। जाफर हुसैन ने एक्चुअली रिपोर्ट बनाई है, सो लेट्स वॉच दैट। वाओ, मतलब इतनी डेडिकेशन, इतनी मेहनत और वालिदैन और स्पेशली वालिद की कंट्रीब्यूशन जो होती है ना किसी भी बच्ची को उसके ख्वाब पूरा कराने में, उसको उसके साथ रहने में, so true. उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में इसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। मतलब लिटरली अगर आपके अब्बू आपके साथ हो ना, फिर दुनिया की परवाह नहीं होती है, तो फिर यू डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि आपका बाप आपके साथ हो इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड दिस इज अमेजिंग। लेकिन चूंकि इससे पहले हमने जलेबी वाला पैकेज भी देखा था, तो मुझे बताएं कि MMA की ट्रेनिंग में जलेबियां बैन हो जाती हैं? बिल्कुल होती हैं। Really? बिल्कुल होती हैं। जलेबी विल गिव यू गुड स्ट्रेंथ आल्सो? नो नो, ओके, नो, ओह वेल। अच्छा, अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और हमने आपको बताना ये है, ISPR की तरफ से ये तमाम तफसील सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन गुज़श्ता रात बन्नू का इलाका है नवरार, यहाँ पर किया गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की पेश की इत्तला पर किया गया था। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला भी हुआ और हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद वगैरह बरामद हुआ है। ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल की दर्जनों वारदातों में भी मुलव्विस थे। बन्नू का इलाका है नवरार, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है खुफिया इत्तला पर। इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अच्छा जी, ये भी हो रहा है और भी कुछ ग्रैंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिंध पंजाब के सरहदी इलाकों में बढ़ते जराइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे रोज़ मुजरमान के ठिकाने गिराने के बाद जला भी दिए गए हैं। एडिशनल IG जनूबी पंजाब बहावलपुर और DG खान के RPOs DPO रहीम खान कच्चे में मौजूद हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कच्चे का रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर करा दे दिया गया है। पुलिस चौकियों को जदीद ऑपरेशनल वसाइल की फराहमी से मजीद मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जो डाकू हैं ना, इनके पास जदीद असलहा भी है, ड्रोन भी है, सब कुछ है। सिंध की जानिब से पेशकदमी के लिए सिंध पुलिस ने भी कमर कस ली है। IG सिंध ने कल कच्चे के इलाकों का दौरा करके दाखिली खारजी रास्तों का मुआयना किया। इस वक्त 11,000 पंजाब पुलिस के जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये इलाका पंजाब और सिंध के अलावा बलूचिस्तान के सदर इलाकों में भी मीलों तक फैला हुआ है। So इस पे अपडेट लेते हैं। बिल्कुल, इस पे अपडेट भी हम ले रहे हैं और हमें ज्वाइन किया IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एकदम से कैसे अचानक इस ऑपरेशन का ख्याल आया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है, डाकू तो वहाँ बहुत अरसे से थे, तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ थी, तो सडनली कैसे हुआ? सबसे पहले तो पंजाब पुलिस को पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर और विटी शो में बुलाने का शुक्रिया। हुमा साहिबा आपका भी और अब्दुल्ला साहब आपका भी। ये बड़ा अच्छा आपका पहला सवाल है कि अब क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इसके बाद क्यों नहीं होता। हम आपके साथ कुछ हीट मैप्स शेयर करने जा रहे हैं जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे बनाए गए हैं। ये फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उन तमाम पोस्ट्स को देखते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस इलाके में किन लोगों की प्रेजेंस है। इसके ज़रिए हमें पता चला कि ये जो इलाका है ये सिर्फ चंद कच्चा क्रिमिनल्स की पनाहगाह नहीं बना हुआ, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट एलिमेंट्स भी आके बैठना शुरू हो गए हैं। इस इलाके को क्लीन अप करने के लिए और उसके बाद इसको सफाया करके इसमें पुलिस की चौकियाँ इस्टेब्लिश करने के लिए ये मौसम बिल्कुल आइडियल है। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे सैलाब आता है या पानी ऊपर जाता है तो फिर इतना ऊपर चला जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट्स तकरीबन नामुमकिन हो जाती हैं। इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन पे किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस इसके अंदर लीड रोल ले रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम चौकियाँ जो गिव अप कर दी गई थी री एस्टैब्लिश पहले कर ली थी और अब हम इलाके के अंदर मूव कर गए हैं। इस वक्त इलाके के अंदर जाना कोई सियासी मकसद नहीं रखता जो कि बाद लोग पोर्ट्रे करते हैं, बल्कि इसका वाहिद मकसद इस इलाके को क्लीन अप कर देना है
ताकि यहाँ पे कोई शख्स आके मुल्क दुश्मन या अवाम दुश्मन एक्टिविटीज़ ना कर सके। अच्छा, तो यानी मौसम ऑल्सो प्लेड अ बिग। अच्छा, ये बताइएगा, इस ऑपरेशन के लिए आपने सर्टनली बड़ी नफरी तैनात की है, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ एक तरफ से कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी क्योंकि ये एडजॉइनिंग एरिया है सारा। तो अजी साहब, क्या सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत और इनकी पुलिस भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पहले स्टेप के तौर पर जिससे मैंने बताया चौकीज़ डिगेन की गई, उन चौकियों में मेरा तीसरा विजिट था। ये इतना इंपॉर्टेंट जगह है कि यहाँ मेरा इस 2-2.5 महीने में तीसरा विजिट था, और वहाँ के लोकल लीडरशिप जो है वो वहाँ पे रातें गुजार रही है, रुझान साइड पे भी, रहीम यार खान साइड पे भी। इसके 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लाज़मी बात है वो दरिया कोई बाउंड्री नहीं देखता, ये तमाम नफरी न सिर्फ इस इलाके को घेरेगी, इनका नाख्ता बंद करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, बल्कि अंदर चौकियां भी इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ मोटरवे और दीगर सड़कों को भी इनके शर से महफूज किया जाएगा, इनका कलाकुमा किया जाएगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि क्या ये सिर्फ पंजाब पुलिस की एक्टिविटी है, तो ऐसी बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरे मुल्क में टेररिज्म और बदमाशी और गुंडागर्दी और इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को ख़त्म करने का फैसला किया है। सियासी लीडरशिप और अस्करी क़यादत दोनों की तरफ से ये हुक्म है, लिहाजा सिंध पुलिस इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है। मैं सिंध पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, उनके बहादुर जवानों का भी और उसके साथ उनकी लीडरशिप का भी, कि उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमें हर किस्म की लॉजिस्टिक्स ऑफर की हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से हमें तमाम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर दी हैं। लिहाजा ये ऑपरेशन बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। जी, सर्टनली जवानों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और पुलिस के जवानों की उस तरह अप्रिसिएशन होती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब अच्छा काम हो रहा हो तो होनी चाहिए। आपका शुक्रिया कि आप लोग ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक और भी एक चैलेंज है जो आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि फ्री आटा आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसके पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आ रही है, और सबसे अहम इलेक्शन भी सर पे हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। तो इस मौके पर 11-12 हज़ार एहलकारों को मुसलसल इंगेज कर देना, तो ये क्या आपको लगता है ये कब तक टारगेट पूरा हो जाएगा, कब तक अहदाफ जो हैं ये आप हासिल कर लेंगे? जी, ये बात आपकी ठीक है कि पंजाब पुलिस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आटा पॉइंट्स भी हैं, बाकी मैचेस भी हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का कि उन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और वो तमाम नीड्स पूरी करने के लिए एक्टिविटी शुरू कर दी है जो हमारी ज़रूरत थी। अब आते हैं आटा पॉइंट्स पे। आटा पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को मुफ्त आटा तकसीम किया गया 53 अरब रुपए से ज़्यादा का। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी, जिसमें लोगों को पहले 1 और फिर 2-2 और 3-3 बैग्स दिए गए। जब वो लोग पूरे हो गए जो टारगेटेड सब्सिडी के थे, तो एक प्लेटो फेज आया और उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया। तो तकरीबन आटा की ड्यूटी हमारी उस लिहाज से उतनी सख्त और इंटेंस नहीं रही। पंजाब पुलिस ने ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह की, लेकिन इसके साथ साथ हम लाहौर के अंदर होने वाले मैचेस को बखूबी लाहौर पुलिस की नफरी से ही इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह करेंगे। इससे ज़्यादा बड़े इवेंट्स हम पहले यहाँ पर कर चुके हैं और PSL हमने बहुत अच्छा करवाया है, जो पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या इलेक्शंस की वजह से या इलेक्शन की वजह से जो ड्यूटी लगनी है उसके अंदर हमारी तरफ से कोई कमी आ रही है या कोई ऐसी बात है। इलेक्शन कमीशन ने जो हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक हमने ड्यूटी लगानी है, उसके लिए जो हमारे इजाफी नफरी हमें दरकार है वो हम मांग रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो अवेलेबल नफरी है वो हाजिर होगी, लेकिन हमें एडिशनल नफरी 100% चाहिए होगी फॉर होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या हम इसके साथ साथ इसको सस्टेन कर सकेंगे, तो जी हाँ, हम इसको इंशाल्लाह ताला सस्टेन भी करेंगे और इसके साथ साथ हम ये यकीनी बनाएंगे कि ये एफर्ट अटेनेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। तो लेट्स सी कि आपको नफरी मिलती है जो इजाफी मांग। बहुत शुक्रिया आपका आजी साहब। और आप कह रहे हैं कि आप ये सस्टेन कर सकेंगे। उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब आपको पता है ये 75,000 पुलिस एहलकारों तक का तो वादा कर लिया गया है, लेकिन इलेक्शन के लिए पंजाब भर में 3 लाख से ज़ायद एहलकार आपको दरकार होते हैं यूजुअली, और 3 लाख की इस वक्त डेफिशिएंसी है, तो आई वंडर वो कहाँ से पूरे होंगे। सो दीगर जगहों पर भी मसरूफ़ हैं सर्टनली नफरी और एहलकार। खैर, अभी मैं देख रहा था ब्रेक में एक ट्वीट देखा मैंने फवाद चौधरी साहब का, जिसमें पहले कॉन्टेक्स्ट बताओ, इस तरह समझ नहीं आई। फवाद चौधरी साहब ने, मरियम नवाज ने, आपको पता है ये उम्रे की तस्वीर अपनी लगाई हुई है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए उम्रे की अदायगी के लिए जा रही हैं, और उस पर फवाद चौधरी ने क्या लिखा था, उनकी तस्वीर को ना अल्लाह कबूल करे, चेहरे पर नूर आ जाए, आमीन। आज इन तंज कर रहे हैं वो।
वैसे फवाद चौधरी शुड बी द लास्ट पर्सन जो किसी को ये कहे कि चेहरे पर नूर आ जाए। और वैसे भी आप एक ठीक है पॉलिटिकल आपकी अपोनेंट होंगी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, लेकिन क्यों उनकी चेहरे की आप बातें कर रहे हैं? पता शक्लों पे, जसामत पे, इन चीज़ों पे जाने की क्या जरूरत है इन एनी केस। लेकिन फिर आपने आगे कुछ और बताना। फिर आपको पता ही है हमारे यहाँ तो ट्विटर पे बड़े बड़े जेम्स मौजूद होते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा। तो फिर किसी ने उनको जवाब में लिखा तुसी दोवें पर आ भी एक बारी चक्कर लाओ। बहुत बुरी बात है वैसे तो। ये स्टार्ट से ही बुरी बात थी। ऑब्वियसली फवाद चौधरी शुड हैव एक्सपेक्टेड कि कोई ना कोई। अच्छा, किसी को नहीं समझ आई तो कहा आप दोनों भाई भी एक दफा जरा चक्कर लगा लीजिए। लेकिन जो पंजाबी में है ना वो बहुत ही एक बार चक्कर मारा। अच्छा, ये किसी ने कह दिया, लेकिन फवाद चौधरी यू शुड नॉट स्टार्ट दिस बॉडी शेमिंग या फिर जो भी आप नूर वगैरह की बात करते हैं, फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। पीपल विल पिक अप थिंग्स बिकॉज यू स्टार्टेड इट। हम भी इधर बैठ के हमें भी हंसी आ गई, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। तो अगर आप ही पहल ना करें तो कोई आपको भी ये नहीं कह सकेगा। और मुझे लगता है कि ये चॉइस आप एंजॉय करते हैं, ये सारा कुछ वो करना तो एंजॉय करते हैं। क्या टू टेक इट आल्सो एंजॉय करते हैं? मेरा ख्याल है काफी होती है। क्या कह सकते हैं फिर, अब ये ट्रेंड चल रहा है तो व्हाट कैन वी डू। और ये खैर मुनासिब बात है, चाहे फवाद चौधरी को कहा जाए या फवाद चौधरी किसी को कहें, हमने ये कहना था। अच्छा भाई, और कौन कौन? वैसे कल मरीम नवाज साहबा की तो हमने देखी थी, उनके फैमिली भी उनके हमरा थी। मियां नवाज शरीफ कब जाएंगे? आज जा रहे हैं जी बिल्कुल, आज बिल्कुल सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और आपको पता है फिर उम्रा भी इन्होंने अदा करना है, परफॉर्म करना है। और साथ जुनैद अख्तर भी थे, उनकी वाइफ भी थी, क्योंकि वो जब जा रही थी तो वीडियो में काफ़ी लोग जो थे उनकी फैमिली के नज़र आए उनके साथ। का रुख करेंगे अभी हम, क्योंकि हम तो अभी उम्रे पे नहीं जा रहे। अल्लाह ताला हम सबको भी रमज़ान में दोबारा ये सादत हासिल करना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और अभी हम पेशावर जाएंगे, और पेशावर में मसले मसाइल आपको पता ही है बहुत सारे हैं। एक ज़माने में, किसी ज़माने में पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन इट्स बीन लॉन्ग टाइम, नहीं अब तो नहीं होता। सो अब क्या है, जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। सफाई करने वाला अमला एहतजाज कर रहा है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। और कौन हमें बताएगा सब कुछ? शीबा हैदर ने एक रिपोर्ट बनाई है, शी इज गोइंग टू बी टेल अस। जी बिल्कुल, पेशावर में कायम इदारा WSSP के मुलाजमीन की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जो है एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से मुलाजमीन गंदगी को ठिकाने लगाने की ड्यूटियाँ भी सर अंजाम नहीं दे रहे। एहतजाज की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं। बर वक्त नालियों की सफाई ना होने की वजह से बाज़ मकामात पर नाले भी बंद है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर की वजह से बीमारियाँ और बदबू जो है वो फैल रही है। शहरियों को गुजरना भी महाल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर से गंदगी के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी उफ, कितना कूड़ा। अच्छा, बाय द वे हम पेशावर की तो बात कर रहे हैं, डू यू नो कि पेरिस में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ भी कूड़ा जमा हुआ था। पेरिस की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम सिर्फ खूबसूरती और खुशबू और पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे रौले पड़ जाते हैं तो वहाँ हाल बुरा हो जाता है। वंस इट हैपेंड इन लंदन, वंस इट हैपेंड इन न्यूयॉर्क ऑल्सो, इतना गंदा हो गया था। और अच्छा भाई, अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये है कि वज़ीर आज़म पहुँचे हैं फ्रॉम फैसलाबाद टू लाहौर। दैट वाज क्विक। वेल दैट इज़ अ शॉर्ट राइड एनीवे। लेकिन आपको पता है ना, ये आटा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जो चल रही है तो उसको वो ओवरसी भी कर रहे हैं। और पहले फैसलाबाद के हमने कुछ विजुअल्स दिखाए थे। नाउ ही इज़ इन लाहौर, स्ट्रेट वहीं पहुँचे होंगे ना उस पॉइंट पे, क्योंकि सो ही इज़ इन लाहौर इन हिज सफारी सूट एंड ओवरलुकिंग द होल थिंग। ये आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे लाहौर में मौजूद है, ओवरसीइंग इट बेसिकली। एंड एक्सपेक्टेशन होगी तो कि अगर वज़ीर आज़म वहाँ होंगे तो बड़ी तरतीब से चीज़ें हो जाएंगी, वरना हमने काफ़ी ट्रेजिक इंसिडेंट्स भी देखे हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। See you in a while. वेलकम बैक जी। ताज़ा तरीन खबर है हमारे पास। खबर ये है कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात का मामला, और इस्लामाबाद पुलिस की 4 रुकनी टीम एक मुकदमे का समन लेकर लाहौर पहुंची है। इस्लामाबाद में तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर तजम्मुल नकवी अपनी टीम के हमरा थाना रेस कोर्स पहुँचे हैं, और इसकी तफसील मालूम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फराज। अहमद फराज, बताइएगा, लाहौर तो पहुँच गई है, क्या ये जमान पाक भी जाएगी टीम?
बिल्कुल ये समझ है, ये इशू किए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, क्योंकि वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हीं मुकदमात के सिलसिले में ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है ये यहाँ पर पहुंची और एक सब इंस्पेक्टर है तजम्मुल नकवी, वो कुछ 4-5 एहलकारों के हमारा यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे कह रहे हैं कि देश को ये पहुंचे और यहाँ पर क्योंकि कानून वो इमरान खान की रिहाइश पर जाकर ये समन जो है ये वसूल करवाएंगे और इस सिलसिले में जो है लाहौर पुलिस के जवान जो है उनकी मामलत करेंगे और इस सिलसिले में देखा ये भी जा रहा है। समन वसूल करने का क्या मामला होता है? क्या जिसके नाम के समन होते हैं उसको बजाते खुद वसूली देनी होती है या फिर कोई भी वहां से वसूल कर सकता है? देखिए कानूनी प्रोसेस होता है, अगर वहाँ पे कोई भी वसूल नहीं करेगा या उनके गेट पर या उनके दीवार पर इसको चिस्पा कर देंगे और ताकि उनको पता चल जाए उस मुलजिम को या वहाँ पर जो कोई रहता है कि उसको समन का मतलब ये होता है कि इनको बुलाया गया है, तफ्तीश के लिए बुलाया गया, ये वहाँ पे जा नहीं रहे और इसीलिए अगर वहाँ पे किसी ने ये समन वसूल ना किए तो ज़ाहिर ये दीवार पर चस्पा कर दिए जाएंगे। तो लेकिन उन तक भी उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन तक भी ये बात चली गई है, उनको इतला दे दी गई है कि ये समन आए हैं और ये इमरान खान तक उनको बता दें। लेकिन इमरान खान तक आपको पता है कि जब ये कोई या इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो वो सिर्फ अपनी लीगल टीम से मशवरा करते हैं, वो खुद कोई जवाब नहीं देते। तो अभी ये समन जब उनको वसूल करवाएंगे उसके बाद पता चलेगा क्या है वो इस्लामाबाद जाएंगे इन समन की तामील करने के लिए कि नहीं जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अगर उनको नहीं भी पता होगा तो अब तो पता चल ही गया होगा। समन जो है ये उर्दू में ऑब्वियसली समन दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में भी तो समन यही होता है ना, क्या समन समबडी, तो कितने मुश्तरका। नहीं तो उर्दू भी समन ही होता है। आई थॉट वो अंग्रेजी का उर्दू। नहीं, वो अंग्रेजी का नहीं बता रहे थे, वो उर्दू वाला समन कह रहे थे, समन देना। ठीक है, सो ये टर्म है, टेक्निकल टर्म व्हिच इज ऑब्वियसली आई थिंक क्या ये दिस इज डेफिनेटली वहीं से इंस्पायर्ड है। अच्छा जी, इत्तेहादी हुकूमत, आपको पता है इत्तेहादी हुकूमत को इक़्तिदार में आए आज 1 साल मुकम्मल हो गया और इस वक्त बल्कि उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत की बुरी माशी कारकर्दगी को चार्जशीट बनाकर घर भेजा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ लेने के बाद मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया था। अभी भी फिर क्या हुआ? नहीं बड़ा चैलेंज, लेकिन उस वक्त क्या कहा था? इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। इसी फ्लोर पर फर्क ये था कि उस दिन मैं यहाँ पर था और साबिक वज़ीर आज़म यहाँ पर थे और मैंने कहा था और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा ऐवान गवाह है, मैंने मिसाके मईशत की पेशकश की थी बड़ी सोच समझ के। अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। और आज 1 साल बाद जायजा ले तो मईशत का पहले से भी बुरा हाल है। वाह वाह कह दीजिए इस पर। वाह वाह। ठीक है, इंटरबैंक में डॉलर आज तारीख की बुलंद तरीन सतह 288 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई है। तारीख की अगेन बुलंद तरीन सतह। महंगाई ने के सुनामी ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा है। IMF डील का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में हुकूमत को जून में बजट भी पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 1 साल मुकम्मल होने पर बयान में कहा कि मईशत की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे जिसने मईशत पर कारी ज़रब लगाई है। तमाम कड़ी शराइत मानने के बावजूद हुकूमत IMF प्रोग्राम लेने में नाकाम है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी IMF डील के लिए अभी तक पुरुम्मीद है। वैसे वो बहुत पुरुम्मीद इंसान है, वो इसका मतलब है। पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतज़ार है $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, IMF डील में मिल भी जाए तो ये वक्ती रिलीफ है बाय द वे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और कुछ अरसे बाद हुकूमत फिर एक और डील या किसी मुल्क से कर्जा लेने के लिए भाग दौड़ कर रही होगी क्योंकि दिस इज़ हाउ वी वर्क। तो ये मसाइल तो चल ही रहे हैं, मसाइल चलती भी रहेंगे। माहिर माशियात आमिर ज़फ़र खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त दिया। आमिर साहब, पाकिस्तान का इस वक्त का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है अचानक सर्टनली पैदा नहीं हुआ, मसाइल हमेशा से थे लेकिन अब एग्रेवेट होकर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कंट्रोल से बाहर हैं। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मसाइल पैदा होने शुरू होते हैं या निज़ाम और हमारा स्ट्रक्चर ही ख़राब है जो ठीक होके नहीं दे रहा और हम उसको ठीक करने के लिए बज़ाहिर कुछ कर भी नहीं रहे हैं? जितनी हमारी बोरोइंग बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा कसूर तो बिजनेसमैन का है कि वो उसको एहसास नहीं है कि उसी को एक्सपोर्ट बिजनेसेस चलानी पड़ेंगी और अपनी बिजनेसेस एक्सपैंड करनी पड़ेंगी ताकि इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके इंटरनेशनल प्राइसेस पे, ताकि वो एक्सपोर्ट भी कर सके। और उसमें गवर्नमेंट का इसमें दखल ये है कि गवर्नमेंट जैसे होती है ना, माँ वो बच्चे को कह देती है चलो उसको चाहिए तो मैं किसी तरह से पूरा करती हूँ। माँ को ये एहसास नहीं हो रहा कि ये तो मैं अपने दूसरे बच्चों को मकरूज कर रही हूँ क्योंकि मैं तो जाके कर्जा लूंगी। अच्छा, लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना होगा और इन सब मसाइल का एक लॉन्ग टर्म हल होना चाहिए और कुछ फौरी इकदाम भी करने पड़ेंगे। तो फौरी तौर पर हम क्या करें कि इकॉनमी को ठीक ट्रैक पर ले आएं और दूसरों पर इन्हिसार जो है, हमारी डिपेंडेंस जो है वो अब काफ़ी होगी, है, ख़त्म होनी चाहिए। नंबर वन ये है कि जो गवर्नमेंट का अपना लोकल बजट का खसारा है वो उसको जीरो करना है हमने, यानी कि हमने पहले अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है गवर्नमेंट ने कि कितना उसका रेवेन्यू आएगा। ये नहीं कि जी हम बढ़ा लेंगे और उसके मुताबिक खर्च करें। जो हमें वाकई पता है पिछले साल जितना रेवेन्यू आया उससे ज्यादा ना हम अस्यूम करें और अपने सारे गवर्नमेंट के खर्चे कम करें और उनको प्रायोरिटाइज करें कि इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो, चाहे नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या नॉन कॉम्बैटिव डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इन सबको कम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र खान साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बातें और भी बहुत सी हैं लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है ज़रूरी, उसके बाद वापस आ रहे हैं फिर। सी यू। वेलकम बैक जी। हमने जिक्र किया था ना कि आज 20 रोज़े हो गए हैं, 21वीं शब है, ताक रातों का आगाज़ भी आज से हो रहा है और ताक रातें शुरू होती हैं या आखिरी अशरा शुरू होता है तो आपको पता ही है बहुत से लोग फिर एतकाफ़ बैठते हैं, उसके लिए अलग अहतमाम और तैयारियाँ की जाती हैं मसाजिद में। और कौन बैठ रहे हैं? हाँ, आई नो अ फ्यू पीपल जो इस दफ़ा एतकाफ़ बैठ रहे हैं। खावर खान के पास तफसील है, लेट्स लिसन टू हिम। जी, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्क भर की तरह कराची के भी मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ़ के सिलसिले में इंतज़ामात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। मुतकफ़ीन जो हैं वो मस्जिदों में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो इंतज़ामात हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको न्यू मीमन मस्जिद से अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पर सूरत ये है कि जो मुतकफ़ीन हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आज एतकाफ़ में बैठेंगे, वो अपना सामान लेकर आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। मैं माशाल्लाह 5 साल से यहाँ पर बैठ रहा हूँ, हर साल आता हूँ, बैठता हूँ। मेरे और भी साथी हैं बैठने वाले, माशाल्लाह एतकाफ़ में बैठते हैं। हम हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है एतकाफ़ के सिलसिले में इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम लोग एतकाफ़ में बैठ जाएंगे और चांद रात तक जो है मस्जिदों के अंदर क़याम करेंगे। इस अशरे के दौरान जो है मुल्क के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी ताकि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनको बेहतर कर सके और जो बेरोज़गारी है और जो तमाम मसाइल हैं उनसे जो है हमें निजात दी जा सके। जी, थैंक यू खावर खान। सो यस, इबादत में हमें भी याद रखें, मुल्क को याद रखें, खुसूसी दुआओं में बहुत ज़रूरी। अच्छा, टाइम कम है, आबदी साहब के लिए एक सवाल है जो करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल आबदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। अच्छा आबदी साहब, ये सवाल आया है फ्रॉम स्टूडेंट्स जो के यंगस्टर जो लॉ करना चाहते हैं, तो ये बताएं कि अगर लॉ डिग्री ना हो उनके पास लेकिन शौक हो फिर भी पढ़ने का और करना चाहते हैं लॉ, तो वो अभी तक ना पढ़ाओ, अभी तक ना पढ़ाओ, तो किसी भी मरहले में वो लॉ में डिग्री कर सकते हैं ऑल्दो बैकग्राउंड उनकी ऐसी ना हो अभी तक स्टडीज़ की? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लॉ देखिए एक बहुत ही ग्रोइंग एरिया है और बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी मांग है, बहुत सारे तलबा इसे करना चाहते हैं। इसे समझने के लिए देखिए बेसिकली इसके 2 मेजर डिविजन्स आप कर सकते हैं। एक वो लोग जो कानून पढ़ के
एकेडमिक साइड पे चले जाते हैं, रिसर्च साइड पे चले जाते हैं, लीगल एडवाइजिंग साइड पे चले जाते हैं, सॉलिसिटर बन जाते हैं, ठीक है ना, लीगल एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। और एक वो हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं, जो कि बाकायदा बार की मेंबरशिप लेके या प्रोफेशनल कोर्सेज करके दे गो एंड फाइट योर केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि ऐसे लोग जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा और वो फिर लॉयर बनना चाहें, तो यस, इसका भी प्रोविज़न मौजूद है, जिसके लिए उनको एक कन्वर्जन कोर्स या GDL डिप्लोमा है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाता है, और वो भी आप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी लॉ की प्रोफेशनल जो मेंबरशिप है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा वास्ट एरिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको स्पेशलिज्म्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू आबिदी साहब फॉर एजुकेटिंग अस एक्चुअली। वैसे इंसान लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर बने ना बने, लेकिन लॉ पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है दुनिया में, क्योंकि आप बहुत सी दफ़ा अपना इस्तेहसाल जो आपका हो रहा आप अनअवेयर होते हैं योर सेल्फ एज वेल, तो लॉ पढ़ लें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो ये भी बड़ी अच्छी। ऑलराइट जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आज दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया रमज़ान का। Really? We're going to see you tomorrow, inshallah.